हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक कल चल रहा था वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि हम किन किन तरीक़ों से, किन किन रास्तों से अपने बिज़नेस के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था, इसका नेचर हमने पढ़ा था, देन हमने इसके सिग्निफिकेंस हमने पढ़े थे, देन हमने पढ़ा था कि ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ओनर फंड मतलब कि अपना पैसा, बोरोड फंड मतलब कि बाहर से उधार लिया हुआ पैसा जो होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, जहाँ से हम अपना फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करने से पहले बुक में भी पहले बताया गया कि शेयर क्या होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं शेयर। एग्जैक्टली में शेयर जो टर्म वर्ड है, शेयर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे शेयर का मतलब होता है, यहाँ पे शेयर का मतलब होता है कि जो एक कंपनी की पूरी ऑथराइज कैपिटल होती है, जिसको हम मेमोरेंडम में भी शो करते हैं, उसको हम दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जो कि एक तरह से शेयर्स द्वारा बनाई जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कि एक किसी कंपनी की एक जो ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, वो 10 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए में से उसके जो शेयर इक्विटी शेयर्स हैं, जो एक तरह से जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, उसका छोटा सा हिस्सा, उसको हम शेयर बोलते हैं। जैसे कि 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपए का टोटल पैसा उनके पास कंपनी जनरेट कर सकती है। तो अगर 10 लाख रुपए के कैपिटल के 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है और एक शेयर 10 रुपये का है, जो 10 रुपये की यूनिट है उसको हम शेयर बोलते हैं। अब वो इक्विटी भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस भी हो सकता है। फिलहाल इस टाइम के केस में तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि शेयर क्या होता है। जो एक 10 लाख रुपए को 1-1 लाख रुपए की यूनिट्स में बांटा जा रहा है, उसे हम शेयर बोलते हैं। तो शेयर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से। उस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाता है, और उस यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है। जो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से जनरेट किया जाता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इसकी एब्सेंस में कोई भी कंपनी चल नहीं सकती, क्योंकि बिना किसी शेयर कैपिटल के कंपनी कोई भी रन नहीं हो सकती, चल नहीं सकती है। अगर आप सोचेंगे पूरा की पूरा हम बाहर से लोन ले लेंगे और बिज़नेस कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ऐसा कोई एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिशियल केस भी नहीं रहेगा। अगर आप बाहर से लोन लेके ही काम करते हो और अपना पैसा नहीं लगाते, पूरा 100% ही बैंक से लोन ले लेते हो, तो उस केस में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अपना पैसा तो अपना पैसा है, बाहर वाले को तो कुछ देना नहीं है हमको। लेकिन बैंक लोन के केस में अगर आपका लॉस भी हो जाएगा तो भी आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो वो आप कहाँ से पे कर पाओगे जब आपके पास खुद के पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से पे कर पाओगे। तो दोज इन्वेस्टर टू होम इक्विटी शेयर्स आर इशूड आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। और ये एक्चुअल में कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डी फैक्टो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास ये जो पॉइंट्स मैं आगे बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पास फुल वोटिंग राइट होते हैं मेंबर मीटिंग्स में। कंपनी की जो भी कंपनी की मीटिंग्स होती है, इनमें इनके पास वोटिंग राइट होता है। देन ये डायरेक्टर चुनने की उनके पास पावर होती है कि ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इनडायरेक्टली। मतलब कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बहुत वाइड एरिया में फैले हुए होते हैं, तो इस वजह से वो सारे मिलके बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से वो डायरेक्टर्स को चुनते हैं। और इनडायरेक्टली मीटिंग्स जो होती है कंपनी की, उसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मतलब कि थ्रू द डायरेक्टर्स, जो उनके डिसीजन होते हैं वो डायरेक्टर्स लेते हैं। तो इनडायरेक्टली मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन हो रही है इनकी। देन है कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट सर्टेन। क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलना कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी के हाथ में, अगर देना चाहे तो दे भी सकती है, नहीं देना चाहे तो ना भी दे। क्योंकि मैंने ये शायद आपको नहीं है, वो तो +2 का टॉपिक था। अभी फाइनेंस के टाइम पे बिज़नेस के पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो जो प्रॉफिट कमाया है बिज़नेस ने वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे डिविडेंड के रूप में, या फिर अपने पास रख ले रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में, और आगे उसे री इन्वेस्ट कर सके। In case of winding up, equity shareholders are paid back their capital only after paying capital to preference shareholders। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं एक तरह से फर्स्ट
फर्स्ट तो नहीं मिलेगी, एक तरह से प्रायोरिटी दी जाती है उनको इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो। अगर कंपनी ख़त्म हो रही है, कंपनी बंद की जा रही है, तो उस केस में पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट मैक्सिमम रिस्क इज़ बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम रिस्क रहता है, क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिलना भी श्योरिटी नहीं है, उन्हें अपनी कैपिटल मिलना भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट में मिलेगी, लास्ट में तब मिलेगी जब सब कुछ पे हो चुका होगा। उसके बाद अगर कुछ बचता तो उनको मिलेगा। देन हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, तरह लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। इन प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में दो इनको राइट्स मिलते हैं, मतलब कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। बस इसके अलावा इक्विटी शेयर्स होल्डर्स से जो ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इनको डिविडेंड पहले भी किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से कंपैरिजन में, और जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से डिटरमाइंड होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि पे किया नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेयर्स पे डिविडेंड सिर्फ तभी पे किया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो, लॉस में होती है तो ज़रूरी ही होता ही नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया जाता है कि अगर 5% है तो इनको 5% मिलेगा ही मिलेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर सॉल्वेंसी भी बोल सकते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में पहले दी जाएगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। तो ये है प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के चलो यहीं पे बताने पड़ेंगे, यहाँ तो नहीं है, चलो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगी। मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें, पहला है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है पार्टिसिपेशन करने का मैनेजमेंट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं मिलता है। सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। देन सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलती है, पहले रिफंड किया जाता है, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जाता है। रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसकी जो कैपिटल है वो कंपनी कभी रिफंड कर सकती है, बिजनेस से चलते हुए भी, मतलब कंपनी बंद नहीं हो रही है तब भी कंपनी रिफंड कर सकती है। लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी कभी भी रिफंड नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी जैसे मैंने को बताया, एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे, कहाँ गई, हाँ ये रही, इन इट्स एब्सेंस नो कंपनी कैन बी कंसीव, मतलब कि शेयर कैपिटल के एब्सेंस में कोई भी कंपनी कंसीव नहीं की जा सकती है। देन हमारा पॉइंट है परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड अनसर्टेन है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी अगर कंपनी का लॉस हो गया तो नहीं भी पे किया, या अगर कंपनी नहीं पे करना चाह रही तो ना भी पे किया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में फिक्स होता है, सर्टेन होता है कि मिलेगा ही मिलेगा और इतने रेट पे मिलेगा ही मिलेगा। कंपल्शन, इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू करना, इक्विटी शेयर्स इशू करना कंपल्शन होती है कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो तरह से मैंडेटरी होता है फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना कोई कंपलसरी नहीं होता है। देन है क्यूमुलेटिव नेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होते रहना, जैसे कि अगर हमने 3 साल तक पे नहीं किया है तो 4 साल के बाद में हमें 4 साल का इकट्ठा मिलेगा, उसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव या एक्यूमुलेटेड बोलते हैं इसको। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड जो है इकट्ठा होता नहीं रहता है, अगर पिछले साल का नहीं मिला तो ख़त्म, नहीं मिलेगा आगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है कि अगर 1 साल पे नहीं कर पाए कंपनी तो अगले साल उसको अपने प्रॉफिट में से पिछले साल का भी और इस करंट ईयर का भी पे करना पड़ेगा, तो उसका एक्यूमुलेट होता रहता है। देन हमारा आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर एक तरह से अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि इसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं होती है, और प्रोमिसरी नोट का मतलब कि एक तरह प्रोमिस किया जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट पेमेंट की ही जाएगी। मतलब डिवेंचर्स आर इन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। एक तरह से ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का फाइनेंस के लिए एक तरह से लोन होता है, जिसके बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं पब्लिक में। ये पब्लिकली जनरेट किया जा सकता है, पब्लिक से भी पैसा जनरेट किया जा सकता है डिवेंचर्स इशू करके। This debenture issued under the seal of the company is a document that acknowledges the receipt of the loan and mentions the terms and conditions under which it has been obtained.
मतलब कि एक तरह से रिसिट इशू की जाती है, उस रिसिट को हम बोलते हैं डिबेंचर, जिसके बदले में हम लोन ले रहे हैं पब्लिक से, किसी भी पर्सन से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, और उसके ऊपर लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितने टाइम पीरियड का ये लोन रहेगा, और कोई अगर एसेट्स अगर इसके अगेंस्ट में प्लेज की गई है तो मतलब कि मॉर्गेज की गई है तो भी मेंशन की जाएगी। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है डिबेंचर्स की वो क्या होती है कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स होता है। मतलब कि आपका इंटरेस्ट अगर 10% का है तो आपका कंपनी चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो उनको कोई मतलब नहीं है, आपको पे करना ही करना है। इससे एक तरह से लाइबिलिटीज़ होती है क्योंकि ये अब वो पे करनी ही करनी होती है। अब डिबेंचर और शेयर में क्या कंपैरिजन है? रिलेशन विद द कंपनी, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए एक तरह से लोन इन्होंने दिया है तो कंपनी इनको पैसा पे करना ही पड़ेगा। लेकिन शेयर जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जैसे आपको पता ही है। कंसीडरेशन इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, और यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिबेंचर्स होल्डर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है किसी भी तरह का मैनेजमेंट में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई राइट होता है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में। देन है हमारा रिफंड ऑन कैपिटल एक्सेप्ट इररिडीमेबल डिबेंचर। अब डिबेंचर से बहुत टाइप के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर को छोड़ के कैपिटल रिफंड की जा सकती है, एक तरह रिडीम की जा सकती है। लेकिन शेयर कैपिटल के केस में या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी कभी भी रिफंड नहीं करती है उनके लाइफ टाइम में। अगर कंपनी ख़त्म हो रही है तो बात अलग है। टैक्स एडवांटेज, कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलता है अगर वो डिबेंचर्स ज़्यादा इशू करती है तो, और इस केस में कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है। वैसे थोड़ा ये पॉइंट प्लस टू क्लास का है, मैं आपको बता भी देता हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ थोड़ा कहीं डाउट ना रहे माइंड में। टैक्स एडवांटेज कैसे मिलता है? नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है कंपनी की, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहता है? अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोसीजर क्या रहता है? अगर कंपनी ने 1 साल के बाद में 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, अब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? पहले टैक्स पे करेगी, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो उनका डिविडेंड होता है वो पे करेगी। लेकिन टैक्स पे करने से पहले वो इंटरेस्ट भी पे करती है। तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से उनके पास जो अर्निंग पर शेयर होता है, मतलब एक तरह से जो अर्निंग पर इक्विटी शेयर होता है वो बढ़ जाता है। अगर उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वैसे ये पॉइंट आपको समझ में अभी नहीं आएगा या आपको समझ में प्लस टू क्लास में ही आएगा, तो उस तरह से अगर क्या कहते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट पहले पे कर देते हैं, जैसे हमने मान लो कि एग्जांपल मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी शायद आपको क्लियर हो नहीं पाएगी ये चीज़। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको कोशिश करना है समझ में आ जाए। मैं आपको 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 केस एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक केस में इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए की और 5 लाख उसमें इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, 25 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 25 लाख रुपए का बैंक लोन या 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 10% इंटरेस्ट है उस पर। और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमारा, कितना करें प्रॉफिट, 50 लाख है, 6 करोड़ हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब 6 करोड़ का मतलब होता है, सॉरी 6 करोड़ नहीं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट करते हैं 50 लाख रुपए के ऊपर हम 12 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगी पॉइंट टैक्स एडवांटेज कैसे मिलता है, और मैं ये 12 लाख रुपए ही क्यों अमाउंट लिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, 12 लाख रुपए कमाए, 12 लाख में हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना क्योंकि हमारी 50 लाख रुपए की पूरी शेयर कैपिटल है, हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। हमारा जो टैक्स परसेंटेज होता है वो होता है कंपनी के लिए स्ट्रेट 30% का होता है। चाहे कंपनी 1 रुपया कमाए चाहे 500 करोड़ रुपए कमाए, 30% टैक्स पे करना ही करना होता है। तो 12 लाख रुपए के ऊपर 30% जो होता है वो होता है 3,60,000। बचा कितना, ये बचा है 8,40,000। 8,40,000 हमने बांटना है 5 लाख शेयर्स में, क्योंकि एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है और 50 लाख शेयर कैपिटल है, तो एक शेयर हो गया मतलब कि 5 लाख शेयर्स हो गए। अब 8,40,000 को हमने बांटना है 5 लाख शेयर्स में, ये कितना बनता है 1.814 है, 1.42 ये बनता है इसका। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है कि प्रॉफिट हमारा 12 लाख रुपए का ही है और हमारा जो इंटरेस्ट हमने पे करना था 25 लाख रुपए के ऊपर, हमारा 10% इंटरेस्ट जाएगा, मतलब 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपये मतलब कि एक तरह से 12 लाख में 2.5 लाख रुपये हमने निकाल दिए हैं।
ये बनता है हमारा 9.5 लाख रुपया। 9.5 लाख रुपये के ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया 30% का जो होता है। अब टैक्स परसेंटेज जो 30% होता है 9.5 लाख रुपये का, वो होता है एक सेकेंड 2,95,000। 9.5 लाख में से हमने 2,95,000 लेस कर दिए, टैक्स हमने पे कर दिया। हमारे पास बचता है प्रॉफिट हमारा 7,55,000। 6,55,000 हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। टैक्स पे कर दिया हमने, इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद हमने 6,95,000 जो है हमने शेयर कैपिटल को ही देना है। अब शेयर कैपिटल कितनी है? 25 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। एक शेयर 10 रुपये का है, तो हमारे शेयर्स हो गए तो 2.5 लाख शेयर्स हो गए। अब 6,95,000 हमने बांटने हैं 2.5 लाख शेयर्स में। अब वो कितने बने? अब वो कुछ इतना तो मुझे रफली आइडिया है 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो कि 1.42 से श्योरली बहुत ज़्यादा ही है। तो इस केस में वो टैक्स एडवांटेज मिलती है। लेकिन मैंने 12 लाख रुपये का अमाउंट क्यों दिया ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसा लगा के जो हमने कमाया है, वो जो परसेंटेज है वो अगर हमारे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से ज़्यादा है तो हमें टैक्स एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर इसका लास्ट पॉइंट आता है सीक्वेंस ऑफ रिफंड। पेमेंट जो डिवेंचर होल्डर को दी जाती है वो शेयर होल्डर से पहले दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर से भी पहले दी जाती है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देन हमारा आता है अच्छा लास्ट पॉइंट, ये है प्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स और रिटेन्ड प्रॉफिट्स। कई बार कंपनी क्या करती है, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे अपने पास ही रख लेती है री इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, कि उसे बाहर से दोबारा पैसे जनरेट ना करना पड़े। अब जो प्रॉफिट अपने पास रख लेती है उसे एक टर्म दी गई है, इसे एक नाम दिया गया है जिसका नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कंपनी कभी भी यूज़ कर सकती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कभी भी मजबूरी में कुछ पैसा अगर चाहिए और उनके पास ना हो तो जनरल रिजर्व से पैसा यूज़ किया जा सकता है। कंपनी को हमेशा ही डेवलपमेंट और एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो बाहर से पैसा जनरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर से भी पैसा अगर जनरेट करना चाहें तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, अंडर राइटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, काफ़ी खर्चा होता है उसमें भी। लेकिन अगर अपना ही पैसा कमाया हुआ अगर अपने पास होता है तो उससे कोई एडिशनल में खर्चा नहीं करना पड़ता है। फिर अंडर द सर्कमस्टांसेस ये बहुत सही होगा कि अगर अपना पैसा ही, अगर अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वही बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाए तो दैट इज़ द रीज़न वाई अ कंपनी ट्रांसफ़र ए प्रॉफिट पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व टू मीट इट्स फ्यूचर नीड्स। मतलब कि कंपनी अपने फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए ही अपने ही कमाए हुए पैसे को अपने पास रख लेती है जनरल रिजर्व अकाउंट बना के, जिसमें वो फ्यूचर में अपने नीड्स को पूरा कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक जो ख़त्म हो जाता है। आज हमने पढ़ा इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए 4 पॉइंट्स, स्पेशल फाइनेंशियलाइज इंस्टीट्यूशंस, इसके हमने 8 पार्ट्स पढ़ने कल, छोटे छोटे, ये आपको याद करने कुछ समझने का इसमें नहीं है बेसिकली। फिर हमने पढ़ना है पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड देन ट्रेड क्रेडिट। ये 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट्स में से बस खाली जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें सिर्फ आपको याद करने वाली चीज़ है, बाकी 7 पॉइंट आपको समझने वाली चीज़ हैं। क्योंकि जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बस आपको याद करने में, समझने का एक्चुअली कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आप वैसे समझोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। और जो बाकी सारे जो 7 के 7 पॉइंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, जो मैंने आज कराए हैं, आपके जो आज के 4 पॉइंट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट जो आपने लिया है इन 4 पॉइंट्स के बिना आपका चल नहीं सकता। क्योंकि कंपनी में जो आपका अकाउंटेंसी रहेगा 40 नंबर का 80 में से, वो आपका रहेगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में ही रहेगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सिर्फ +2 क्लास में रहेगा, आगे कॉलेज टाइम में, लॉन्ग लाइफ में आपका मेनली जो रहेगा वो इसी चीज़ में ही रहेगा कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। तो इस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान से समझ ले भी लेना। और जो कमर्शियल बैंक का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आप थोड़ा कर भी चुके हैं पहले, एक बार आ चुका है पहले। और पब्लिक डिपॉजिट भी छोटा सा ही टॉपिक है, बस इजी सा ही है। ट्रेड क्रेडिट भी छोटा सा ही है। और मेन है आपका रहेगा कल स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कल आपका ये टॉपिक रहेगा। ICD आपका टॉपिक से सिलेबस से आपका कट ऑफ हो चुका है। फिर हम परसों पढ़ेंगे GDR, ADR और IDR, हालांकि जनरल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी के साथ हमारा जो 7 चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।